दोस्तों, जब हम बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं, किसी भी व्यापार को नेक्स्ट लेवल ले जाने के बारे में बात करते हैं, तो हर व्यक्ति का जीवन में एक सपना होता है कि वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल लेकर जाए। और बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने की चाहत में हर व्यक्ति अपने जीवन का बहुत अधिक बहुमूल्य समय इन्वेस्ट करता है, समय लगाता है। लेकिन जाने अनजाने में कई बार हमें ये नहीं पता होता कि वो कौन से ऐसे बहुमूल्य सूत्र हैं जिनसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाया जा सकता है। आज के कार्यक्रम में मुझे एक गेस्ट स्पीकर के रूप में इनवाइट करने के लिए मैं राजेश चेतन जी और उनकी समस्त टीम को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। शुभारंभ करते हैं ईश्वर की वंदना से। जब बात करते हैं आगे बढ़ने की, तो हमेशा हम ईश्वर की कामना करते हैं कि परमेश्वर की अनुकंपा से प्राप्त हुई यह बेला, परमेश्वर की अनुकंपा से प्राप्त हुई यह बेला, और आज यहाँ पर लगा हुआ है भिवानी मैत्री परिवार संघ का मेला। यह मेला जिसका हर क्षण पल अलबेला लगता है और रोज किसी के नहीं द्वार पर यह मेला लगता है। बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें अपने जीवन में ऐसे मार्गदर्शक मिलते हैं, ऐसे मित्र मिलते हैं, ऐसी संस्थाएं मिलती हैं जो उनको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए न केवल प्रेरित करते हों, बल्कि अनुभवी व्यक्तियों को वहां बुलाकर उनके अनुभव का ज्ञान लोगों को विस्तृत करवाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़े। गुरु चाणक्य ने एक बड़ी प्यारी सी बात कही थी, और वो बात मैं उन्हीं के शब्दों में एज इट इज आपके सामने रखता हूं कि यदि सारा जीवन अनुभव करके सीखने पर लगाओगे, यदि सारा जीवन अनुभव करके सीखने पर लगाओगे, तो एक जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में यदि सफलता हासिल करनी है, तो हर उस व्यक्ति से जिसने अपने जीवन में कोई अचीवमेंट हासिल की है, उससे अचीवमेंट हासिल करने के नियम, तरीके, विधि या उसके अनुभव का अनुग्रहण जब आप करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे, तो आप जीवन में अपार सफलताएं पाएंगे। लेकिन जब भिवानी मैत्री परिवार संघ की बात करते हैं, तो हर व्यक्ति अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक सफल व्यक्ति है, और उन्होंने जीवन में इतना अनुभव किया है कि वो चाहे तो बहुत सारे लोगों को एक साथ प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन ये बीड़ा भिवानी मैत्री परिवार संघ ने उठाया है, और मैं इसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ। बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी की बात करने के लिए आज मुझे बुलाया है, और बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी की शुभारंभ क्लास का शुभारंभ करने से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं ईश्वर को साक्षी मान के एक बात कहता हूं कि मैं आपको केवल वही बात बताऊंगा जो मैंने अपनी इंडस्ट्री में इंप्लीमेंट की है। मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जिसको केवल शब्दों के माध्यम से मैं एक थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहूं, क्योंकि एक छोटे से ज्ञान इंस्टीट्यूट से जिस समय हम राजेश चेतन जी के साथ सुरुचि भोज में बेसमेंट में प्रोग्राम किया करते थे, 2013-14 की मैं बात कर रहा हूँ। उस समय पर मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चलाया करता था, और वहां से लेकर मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी का सफर आज जहां भी हम लोग पहुंचे हैं, केवल और केवल वही बात मैं करूंगा जिसका मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया है। क्योंकि जब बिजनेस कोचिंग की बात करते हैं ना, तो मैक्स टू मैक्स बिजनेस कोचेज कौन लोग इंडस्ट्री में होते हैं? नंबर वन, या तो उसने अपनी लाइफ में कभी व्यापार नहीं किया और वो व्यापार की संभावनाओं को बताने के लिए किताबों से ज्ञान अर्जित करके या केस स्टडीज से ज्ञान अर्जित करके आपके साथ शेयर कर रहा है, या ऐसा व्यक्ति जिसने कोई व्यापार शुरू किया था और उसमें फेल हो गया, उसके बाद लोगों को बताने लगा कैसे व्यापार करेंगे। कहने का मतलब, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में अनुभव करने के बाद यदि कोई व्यक्ति बोलता है, तो शायद वो उन कदमों को बताता है जहां हर व्यक्ति को पहुंचना चाहिए। तो बिजनेस ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजी, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है कि वो व्यापार को जिस भी स्तर पर कर रहा है, एटलीस्ट उससे नेक्स्ट स्तर पर लेकर जाए। और बिजनेस में नेक्स्ट स्टेप पर ले जाने के लिए हमें बहुत सारे बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, और जो भी व्यक्ति उन बेसिक फंडामेंटल्स को इंप्लीमेंट करेगा, अपार सफलता हासिल करेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिवार से आए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका शैक्षिक स्तर क्या है, आपका समुदाय क्या है, आपका जाति धर्म क्या है, आप किस तरह के लोगों को देख रहे हैं और उनसे प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि क्या आप अपने जीवन में परिवर्तन करने का निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। यदि आप निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, तो विश्वास माने, हर वो व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए आपके साथ होगा जिस तरह का साथ आपको चाहिए होगा। बिजनेस ग्रोथ स्ट्रेटेजी का सबसे पहला नियम है, दैट इज कॉल्ड SMT। ये बहुत डिफाइंड डेफिनेशन है। SMT का मतलब होता है,
आपके पास आपके बिजनेस को लेकर क्लियर विजन एंड क्लियर गोल होना चाहिए। कहते हैं कि हम ईश्वर से आराधना करते हैं कि हे भगवान मुझे कामयाबी दे, हे भगवान मुझे शक्ति दे, हे भगवान मुझे धन दे। लेकिन कहीं ना कहीं हम टेलीपैथी में या अ, ईश्वर की आराधना में ईश्वर को ये बताना भूल जाते हैं कि मुझे चाहिए क्या। यदि हम कहते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, तो इसका मतलब आपने भी डिफाइन ही नहीं किया कि आपको कितना पैसा चाहिए। ठीक उस तरह से व्यापार में SMT का फार्मूला इंप्लीमेंट होता है, और SMT का मतलब होता है एस मीन टू से स्पेसिफिक। बिल्कुल सटीक आपको क्या हासिल करना है, वो बिल्कुल स्पेसिफाइड होना चाहिए। जैसे आपके लक्ष्य क्या हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आपकी सर्विसेज क्या हैं, और उन सर्विसेज में आप किस तरह के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। मेजरेबल होना चाहिए कि जो भी काम आप करना चाहते हैं आप उसको मेजर कर सकें, इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्लाइंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। उदाहरण के लिए, मैं बहुत सारा प्रोडक्शन करना चाहता हूं इज नॉट अ राइट डेफिनेशन। मैं 1 लाख प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, मैं 5 लाख प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं, ये मेजरेबल है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद होता है दैट इज विद टाइम बाउंड। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था का एक नियम है कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट क्लोज होती है। इसका मतलब वहां भी एक टाइम बाउंड है, आपको समय दिया जाता है कि 1 वर्ष में आपने कितना टर्नओवर किया, 1 वर्ष में आपने कितने नए ग्राहक जोड़े, 1 वर्ष में आपने कितना प्रोडक्शन किया, कितना प्रोडक्शन करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो आपके बिजनेस में आपका गोल सटीक डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री में एक डिफाइन गोल लेकर चलता हूं कि 2015 में एक छोटी सी फर्म से हमने पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म की। 2017 तक हमने 20 शेयर होल्डर अपनी कंपनी में बनाए। 2020 तक हमारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर 50 पहुंच गए। 2024 तक हमारा शेयर प्राइस 10 रुपए से 150 पहुंच गया। दैट इज व्हाट, कि आप प्लानिंग जो करें वो मेजरेबल करें और टाइम बाउंड के साथ करें। कि समयबद्धता ही जीवन में आगे बढ़ने का सबसे सटीक फार्मूला है। यदि आप समयबद्धता के साथ काम करते हैं तो जीवन में अपार संभावनाएं हासिल करने के लिए आपको एक लिमिट मिल जाती है, एक टेरिटरी मिल जाती है जहां आपको पहुंचना है। इसीलिए जरूरी है आपके विजन क्लियर बनाएं, डिफाइन बनाएं, और उसको जरूर नोट करें। मेरे पास मेरी एक डायरी है जिसमें हम लिखते हैं कि अगले 3 वर्षों में हमें कितना टर्नओवर अचीव करना है, अगले 3 वर्षों में हमें किस किस तरह के प्रोडक्ट डेवलप करने हैं, अगले 3 वर्षों में हमारे कितने और नए क्लाइंट बनने वाले हैं, अगले हर 1 वर्ष में हम कितने नए शोरूम खोलेंगे, कितने नए डीलर बनाएंगे, कितने नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। मतलब आपके बिजनेस का रोड मैप आपके पास होना चाहिए। अज्यूम कीजिए कि यदि आपको ये कहा जाए कि इस बस में आपको जाना है, लेकिन यहाँ नंबर प्लेट नहीं लगी हुई कि इस बस का नंबर क्या है, ये किस दिशा में जाएगी, किस राज्य में जाएगी, किस गंतव्य स्थान तक पहुंचेगी। जब हम कुछ घंटों की दूरी तय करने के लिए ऐसी बस में बैठने के लिए तैयार नहीं है, जिसका हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जाने वाली है, तो हम कैसे मान लें कि हम व्यापार में बिना चीजों को डिफाइन किए आगे बढ़ने के लिए अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। इसीलिए अपनी हर चीज को डॉक्यूमेंट करें, लिखें, क्योंकि लिखने की शक्ति ही आपको सोचने पर मजबूर करती है कि जो मैंने लिखा है उसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। इसीलिए अपनी हर इच्छा को, अपने हर टारगेट को, अपने हर गोल को जरूर लिखें। जब बेहतर तरीके से आप लिखेंगे तो आपके माइंड के सामने एक रोड मैप क्लियर होगा, जो रोड मैप आपको डिफाइन करेगा कि ये वो पद चिन्ह हैं जिन पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इस बात को एग्जाम्पल में भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपको गाजियाबाद जाना है और आपको नहीं पता गाजियाबाद का रास्ता क्या है, तो सबसे पहले आप गूगल पर लिखते हैं गाजियाबाद और फला फला एड्रेस, और जैसे ही आप लिखते हैं तो वो नेविगेशन आपको एक ट्रैक देता है और बताता है कि गाजियाबाद तक पहुंचने का रास्ता ये है, इतने मिनट लगेंगे, इतने घंटे लगेंगे, ये टर्न होंगे, यहाँ यहाँ रेड लाइट मिलेगी, यहाँ यहाँ ट्रैफिक होगा। कहने का मतलब, जब आप अपना गोल, अपना गंतव्य स्थान डिसाइड करते हैं, तो उस गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए सारा रोड मैप आपके सामने क्लियर हो जाता है। इसीलिए SMT टेक्नोलॉजी का जरूर इस्तेमाल करें। दूसरा, अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट। अभी कई बार जब कोई स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करता है ना, बिलीव मी कि उनको ये पता ही नहीं होता कि मेरा वास्तविक बायर है कहां पर, कौन सी ऐसी मार्केट है जहां पर मुझे काम करना है, कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिस टिकट प्राइस के लिए मुझे काम करना है, कौन सा ऐसा बायर है जो मेरा प्रोडक्ट खरीद सकता है।
इसके लिए एक रिसर्च हुई। और आप जान के आश्चर्यचकित होंगे कि उस रिसर्च के जो आंकड़े आए उनसे क्या हमें पता लगा। ग्लोबल बिजनेस रिसर्च बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया और 3 फाइनेंशियल ईयर का सर्वे किया और 50 से ज्यादा अलग अलग इंडस्ट्रीज पर रिसर्च की। और रिसर्च करने के बाद जो आंकड़े सामने आए उसमें बहुत बहुमूल्य बात पता चली। उन्होंने देखा कि ये कैसे पता लगता है कि किसी भी इंडस्ट्री का बायर कौन होगा। ये कैसे पता लगता है कि जो प्राइस टैग आपका है उसका खरीदार उस प्राइस पर उस चीज को खरीदने के लिए तैयार होगा। ये कैसे पता लगेगा कि आप कितना बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करेंगे। ये कैसे पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में तहलका मचाने वाला है। तो बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने 3 साल का सर्वे जब किया तो उनके सामने एक फाइनेंशियल रिपोर्ट आई। और उस फाइनेंशियल रिपोर्ट में उन्होंने क्लाइंट के डेटा का रिसर्च किया, क्लाइंट के डेटा को स्टडी किया। ध्यान रखिएगा, जब भी हम ग्राहक की बात करते हैं तो न केवल पूरे भारत में बल्कि पूरे विश्व में 3 ही तरह के ग्राहक पाए जाते हैं। पूरे विश्व में प्रमोसर केवल 3 ही तरह के ग्राहक पाए जाते हैं और ये 3 तरह के ग्राहक ही हर इंडस्ट्री में आपको मिलेंगे। जी। सबसे पहला क्लाइंट है दैट इज कॉल्ड प्राइस कॉन्शियस बायर। एक ऐसा ग्राहक जिसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके प्रोडक्ट का ब्रांड क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। उसका फोकस होता है कि क्या वो प्रोडक्ट या वो सर्विस उसको सस्ते भाव में मिल सकती है। यदि हाँ तो वो खरीदने के लिए तैयार है। दूसरा ग्राहक जो होता है क्वालिटी कॉन्शियस। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस क्या है, उसे फर्क पड़ता है कि क्वालिटी क्या है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांड क्या है, उसे फर्क पड़ता है कि क्वालिटी क्या है। मैं इस बात को एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूं। एक व्यक्ति मान लीजिए अच्छा वॉशिंग पाउडर ढूंढ रहा है, तो वो सारे वॉशिंग पाउडर के छोटे छोटे पाउचेस यूज करेगा और जिस वॉशिंग पाउडर की क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी उसी की क्वांटिटी बाय कर लेगा। इसका मतलब उसे लगभग ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि प्राइस 10%, 15%, 20% कम है या ज्यादा। लेकिन एक ग्राहक है जो देखेगा सबसे सस्ता डिटर्जेंट पाउडर, वॉशिंग पाउडर कौन सा है और वो खरीद लेगा। जबकि तीसरा ग्राहक होता है और वो होता है ब्रांड कॉन्शियस। इस पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में जो ग्राहक हैं वो 3 ही तरह के हैं: प्राइस कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस एंड ब्रांड कॉन्शियस। अभी जो ब्रांड कॉन्शियस क्लाइंट है इसका हमेशा एक उद्देश्य रहता है कि भाई मैं केवल एक पर्टिकुलर ब्रांड ही खरीदूंगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसका प्राइस क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जूते पहनने वाले प्लेयर का एक टेस्ट जो होता है एक प्रेफर्ड ब्रांड के लिए होता है। कोई एडिडास पहनता है, कोई प्यूमा पहनता है, कोई नाइकी पहनता है और कोई अदर ब्रांड्स पहनता है। यहाँ पर 3 तरह के ग्राहक होते हैं और पूरे विश्व में कोई भी इंडस्ट्री तीनों तरह के ग्राहक को एक साथ डील नहीं कर सकती। तो आपको ये डिसाइड करना है कि इन 3 तरह के ग्राहक में से मेरा बेहतरीन ग्राहक कौन सा है, जिसके लिए मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, जिसके लिए मैं सर्विसेज देता हूं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप चैट बॉक्स में या कमेंट में आप लिखकर मुझे बताएं, विश्व में सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी मोबाइल फोन कौन सा है। आई नीड एप्पल। आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी मोबाइल कौन सा है जिसको बहुत एप्पल। बड़ा माइलस्टोन मानते हैं। ग्रेट, एप्पल। एप्पल, वेन्यू, यस। वर्च्यू, ग्रेट, यस। एप्पल, यस। तो इसका मतलब तो ये है कि एप्पल ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया होगा। अच्छा चलिए, एप्पल सब लोग बता रहे हैं, वर्च्यू फोन बता रहे हैं। मेरा आपसे प्रश्न है, दूसरे नंबर का मोबाइल फोन का ब्रांड कौन सा है। सैमसंग। सैमसंग बोला किसी ने। तो मेरा रिक्वेस्ट है एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिखें दूसरे नंबर का ब्रांड कौन सा है। किसी ने हवाई लिखा है, सैमसंग लिखा है, यस ग्रेट। और बड़ा और बताएं, सैमसंग। तो अब मैं आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं कि जब मोबाइल इंडस्ट्री का रिसर्च किया गया और नॉर्मल यूजर से पूछा गया तो उन्होंने एप्पल फोन, सैमसंग फोन, ये सब कुछ बताया। लेकिन जब फाइनेंशियल एनालिसिस के आधार पर यह चेक किया गया कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छे मोबाइल बेचती है, और अच्छे मोबाइल की डेफिनेशन तो एक अलग है, लेकिन कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मोबाइल फोन बेचती है, तो ये पाया गया कि एप्पल जैसी कंपनी का पूरे विश्व में 3% मार्केट शेयर है और सैमसंग जैसी कंपनी का जो सेकंड रैंक पर आती है उसका 23% मार्केट शेयर है। और बाकी सारा बचा हुआ मार्केट शेयर उसमें सारी कंपनी आ जाती है। तो कहने का मतलब, जो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मोबाइल मार्केट में है,
वो एप्पल बाय कर लेते हैं, प्राइस से भी फर्क नहीं पड़ता। और एक बायर होता है जो क्वालिटी कॉन्शियस है, जो कंपेयर करता है कि एप्पल के मोबाइल फोन में और सैमसंग के मोबाइल फोन में ज्यादा अच्छे फीचर किसके हैं, ज्यादा फैसिलिटीज किसके पास हैं, ज्यादा फ्री एप्स किसके पास हैं, और वो लोग सैमसंग को बाय कर लेते हैं। प्राइस कम होने के बावजूद भी वो कंपेयर करते हैं क्वालिटी से, वो कंपेयर करते हैं फीचर से, वो कंपेयर करते हैं कंफर्टेबिलिटी से। लेकिन एक तीसरा ग्राहक भी है जो चेक करता है कि तीनों मोबाइल फोन, इन दो मोबाइल फोन के अलावा कौन सी कंपनी है जो उस फीचर से मिलते जुलते फीचर थोड़े से सस्ते, थोड़ी कम कॉस्ट में दे सकता है। वीवो, ओप्पो, हवाई, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो बाकी मार्केट शेयर में आते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि पूरी इंडस्ट्री में, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे आप स्पेयर पार्ट्स बनाते हो, B2B इंडस्ट्री हो, B2C इंडस्ट्री हो, B2D इंडस्ट्री हो, B2G इंडस्ट्री हो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। B2B का मतलब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो एंड यूजर के पास नहीं पहुंचता, किसी दूसरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। जैसे एक धागा बनाने वाली कंपनी कपड़ा बनाने वाले कंपनी को धागा सप्लाई करती है, ठीक उस तरह से B2C जो वो प्रोडक्ट जो डायरेक्ट ग्राहक को बेचा जाता है, और B2E जिस प्रोडक्ट को ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन बेचा जाता है, और B2G वो प्रोडक्ट जो डायरेक्ट सरकार को बेचे जाते हैं। तो ये हर इंडस्ट्री में लागू होता है कि किस तरह का प्राइस टैग होगा, किस तरह की क्वालिटी होगी, और कौन सा बायर ब्रांड खरीदेगा। दूसरा है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है, वो अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट, जिसके लिए सबसे सटीक फार्मूला है NBP। अगर हमने NBP को डिफाइन कर लिया तो हमें ये पता चल जाएगा कि मेरा राइट टारगेट मार्केट क्या है। और यहां पर भी तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। अंडरस्टैंड योर टारगेट मार्केट, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि मेरी टारगेट मार्केट कौन सी है, तब तक हम सही ग्राहक तक कम विज्ञापन में, कम मार्केटिंग में, कम एफर्ट में ज्यादा लोगों तक अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाएंगे। वो कहते हैं ना कि दो तरह की फोर्स है, एक BSF जिनको स्टेन गन दी जाती है, और एक स्पेशल फोर्स जिनको रिवॉल्वर दी जाती है। जिनको स्टेन गन दी जाती है उनको डिस्टेंस से फायर करना होता है, इसलिए वो लगातार फायर करते रहते हैं। 500 गोलियों में से लगभग 100 गोली किसी ना किसी दुश्मन को लगती हैं, और बाकी गोली व्यर्थ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट बहुत बड़ा है और उनको टारगेट सटीक दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो स्पेशल फोर्स होती है, टॉप मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनको स्टेन गन नहीं दी जाती। स्टेन गन जवानों को दी जाती है ज्यादा फायरिंग करने के लिए, ज्यादा बड़े क्षेत्र को कवर करने के लिए, ज्यादा बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए। लेकिन जो डिफाइंड लोग होते हैं उनको रिवॉल्वर या पिस्टल दी जाती है, ताकि वो सटीक नंबर ऑफ 6 बुलेट्स में अपने टारगेट को अचीव कर सके। ठीक यही बात बिजनेस में टारगेट मार्केटिंग पर होती है। यदि आपकी टारगेट मार्केटिंग बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है, तो आप कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जब आप कम खर्चे में ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाएंगे तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी। जब ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होगी तो आपको प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा होगा, और सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा, जिसके लिए हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, NBP, नो, नीड, बिहेवियर एंड पेन पॉइंट। दोबारा बोलता हूं, नीड, बिहेवियर एंड पॉइंट, पेन पॉइंट। ये तीनों अपने आप में बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर हैं। अगर हम इनको ठीक तरीके से समझ लें तो अपने बिजनेस में हम राइट क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस मैं बना रहा हूं उसकी जरूरत किसको है। उदाहरण के लिए, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स पढ़ते हैं, या टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखते हैं। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे उस कोर्स की रिक्वायरमेंट किसको है, मतलब उस कोर्स को करने वाला व्यक्ति कौन होगा। हम स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, तो स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन खरीदने वाला व्यक्ति कौन होगा? कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं होगा, कोई स्कूल कॉलेज गोइंग स्टूडेंट नहीं होगा, कोई नॉर्मल एक लोअर मिडिल क्लास का लोग नहीं, व्यक्ति नहीं होगा। तो कौन होगा? एक व्यक्ति जो अपना नया घर बना रहा है, जो नया घर बनाने के बाद उसको या तो रिनोवेट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या अपने हाउस को अपग्रेड करने के लिए काम कर रहा है, या बिल्डर, या आर्किटेक्ट, या इंटीरियर डिजाइनर। तो हमें डिफाइनली पता है कि एक व्यक्ति जो नया घर बना रहा है या उसका रिनोवेशन कर रहा है, या बिल्डर, या आर्किटेक्ट, या इंटीरियर डिजाइनर, ये हमारे सीधे ग्राहक होंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं। आपने देखा, आप लोगों के पास अच्छा कितने लोग हैं जिनके पास डेली कॉल आते हैं कि सर वो क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए या लोन ले लीजिए। लोन के लिए किस किस के पास कॉल्स आते हैं? प्रॉपर्टीज के लिए IVR कॉल्स किसके पास आती हैं? सभी के पास आती होंगी।
कि नमस्कार, इस समय बन रहा है ढुलेरा में एक प्रोडक्ट, इस समय बन रहा है एक प्रोजेक्ट हरिद्वार में, अब बन रहा है वृंदावन में, सबके पास कॉल आती है। लेकिन वो एक ब्लाइंड कॉल होती है, एक स्टेन गन चलाने की तरह होती है कि स्टेन गन चलाते रहो, जो गोली कहीं ना कहीं सटीक लगेगी। लेकिन जो लोग टारगेटेड क्लाइंट के साथ काम करते हैं, कि वो व्यक्ति जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, जब आप उससे बात करेंगे तो रेशियो ऑफ कन्वर्जन ज्यादा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा ग्राहक है जिसको आपके प्रोडक्ट की सख्त जरूरत है, और यदि वो ग्राहक है तो उसका बिहेवियर किस तरह का है। मतलब क्या वो क्विक डिसीजन लेता है, क्या वो डिसीजन को पोस्टपोन करता है, या उसका असली पेन पॉइंट क्या है। NBP, नीड, बिहेवियर एंड पेन पॉइंट। कौन सी ऐसी उसके जीवन की समस्या है या प्रोडक्ट से संबंधित समस्या है जिसका समाधान आप निकाल सकते हैं। यदि आप ये डिफाइन कर लें तो आपको तीन चीजों पर काम करना है, दैट इज PU, BP एंड DM। PU, BP एंड DM। PU स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट यूजर। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसका यूजर कौन होने वाला है। बड़ा प्यारा सा एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, और वो एग्जांपल आपके माइंड को बिल्कुल खोल के रख देगा कि बात माहेश्वरी जी बिल्कुल ठीक कही है। सबसे पहले जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हैं उसका यूजर कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, BP, बाइंग पावर, कि क्या जो प्रोडक्ट या सर्विस आप बना रहे हैं और जो उसका यूजर है उसके पास बाइंग पावर है या नहीं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, डिसीजन मेकिंग, क्या जिसके लिए आपने प्रोडक्ट बनाया है वही उसका डिसीजन लेता है, यस और। जब हम ये तीन चीजों को डिफाइन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कई बार ये देखा गया है प्रोडक्ट यूजर कोई और है, बाइंग पावर किसी और की है, और डिसीजन मेकर कोई और है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताता हूं और आप मेरी बात को एग्री करेंगे। मैं दोबारा बोलता हूं, नंबर वन, प्रोडक्ट यूजर कोई और है, बाइंग पावर किसी और की है, और डिसीजन मेकर कोई और है। एक कंपनी ने बच्चों के टॉयज की एडवर्टीजमेंट निकाली। अब जो टॉयज की एडवर्टीजमेंट है उसमें यूजर कौन है, आप मुझे बताएं, प्रोडक्ट यूजर कौन है टॉयज में। बच्चे। चैट बॉक्स में आप लिखें, प्रोडक्ट में यूजर कौन है अगर टॉयज हैं। यूजर है बच्चे। फाइन, किड्स, वेरी गुड, यस चिल्ड्रन। हर वो बच्चा जो खिलौने की ऐड देखता है वो प्रेरित होता है उसको लेने के लिए, मतलब प्रोडक्ट यूजर हमारे बच्चे हैं। बाइंग पावर किसकी है, बाइंग मम्मी पावर तो पापा। बच्चे की नहीं है, बाइंग बाइंग पावर पेरेंट्स। मदर या फादर की है। और डिसीजन मेकर कौन है, बच्चा भी डिसीजन मेकर नहीं है। पेरेंट्स ये देखेंगे कि उस प्रोडक्ट में कोई हार्मफुल केमिकल तो नहीं है, क्या वो खेलने वाला टॉय मेरे बच्चे को किसी तरह की कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता, क्या वो टॉय मेरे बच्चे के फ्यूचर में, उसकी लर्निंग में, उसकी ग्रोथ में कोई वैल्यू एडिशन करेगा। तो देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है कि यहाँ पर प्रोडक्ट का यूजर कोई और है, बाइंग पावर किसी और की है, और डिसीजन मेकर कोई और है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो मॉड्यूलर किचन का यूजर कौन है। ग्रेट, प्लीज टेल मी, मॉड्यूलर किचन हम लोग बनाते हैं, यूजर कौन है। यस, रिजर्वायर। लेडीज, फीमेल। हाउसवाइफ्स। फाइन, बाइंग पावर किसकी है, डिसीजन ज्यादातर कौन लेता है। जब मैं मॉड्यूलर किचन इंडस्ट्री में आया था तब मुझे लगा कि लेडीज का प्रोडक्ट है तो मैक्सिमम शोरूम पर डील करने के लिए लेडीज आएंगी। नहीं, सिलेक्शन के लिए लेडीज हस्बैंड। आती है, प्रोडक्ट देखने के लिए लेडीज आती है, प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर चाहिए ये डिफाइन करने के लिए लेडीज आती है। लेकिन जब कॉस्टिंग पर बात होती है, बाइंग पर बात होती है, तो डिसीजन मेकर जो है, जिसकी फाइनेंशियल बाइंग पावर है, वो हस्बैंड है। लेकिन वहां डिसीजन में वाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि वो उस प्रोडक्ट की यूजर है। इसका मतलब हमें इस तरह की मार्केटिंग करनी चाहिए कि मेरे यूजर के माइंड में मेरे प्रोडक्ट को लेकर डिमांड जनरेट हो, और मेरा प्राइस इस तरह से होना चाहिए कि मेरा यूजर ही डिसीजन मेकर को कन्विंस कर दे कि भाई मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए। तो दिस इज द राइट एग्जाम्पल कि हम जब अपनी टारगेट मार्केट को चेक करें तो परचेजिंग पावर, बाइंग पावर, डिसीजन मेकिंग और प्रोडक्ट यूजर को जरूर डिफाइन करें। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां पर डिसीजन मेकर और प्रोडक्ट यूजर और डिसीजन मेकर मतलब सब एक ही है। प्रोडक्ट यूजर भी वही है, डिसीजन मेकर भी वही है, और बाइंग पावर भी उसी की है। एजुकेशन सेगमेंट में भी यही होता है कि यूजर एक स्टूडेंट है जो अध्ययन करेगा, डिसीजन मेकर पेरेंट्स हैं जो उसके बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में डिसाइड करेंगे, और बाइंग पावर मतलब फी पे करने की पावर भी उन्हीं के हाथ में। तो ये हमेशा चेक करना चाहिए कि ये PB, BP, PU और DM किसके पास है। नेक्स्ट, टारगेट योर प्रेजेंस एंड स्ट्रेंथ
योर प्रेजेंस, अपनी जो प्रेजेंस है ना मार्केट में, उसको बनाए रखें। और मार्केट में प्रेजेंस बनाने के लिए हम में से बहुत सारे लोग यहाँ अनुभवी हैं। कोई मुझे 5 तरीके ऐसे बताए कि हम ऐसा विज्ञापन करें या ऐसा काम करें या ऐसी एक्टिविटी करें कि मार्केट में हमारी प्रेजेंस बनी रहे, लोगों के मन में हमारा नाम बना रहे, उनके आसपास हमारी जानकारी घूमती रहे। प्लीज टेल मी एटलीस्ट 5 मेथड्स, ताकि मैं कोशिश करूं कि उससे आगे के कुछ मेथड बता पाऊं। ऐसे कौन कौन से तरीके एडवर्टाइज, हैं कि मार्केट में हमारी एडवर्टाइज, प्रेजेंस। फेस टू ग्रेट, फेस, एडवर्टीजमेंट। यस। फेस और टू बताएं। फेस मीटिंग। हाँ जी। यस, ग्रेट। चैट बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में बताएं कि भाई कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमारी प्रेजेंस बनी रहे। ग्रेट। देखिए, एक बात मैं कहता हूं कि समय रहते तय कर लो कि समय का आपको क्या करना है। दोबारा कहता हूं, समय रहते तय कर लो कि समय का आपको क्या करना है, वरना एक दिन समय तय करेगा कि आपके व्यापार का क्या करना है। जो लोग समय में परिवर्तन के साथ साथ व्यापार में परिवर्तन करने के लिए तैयार हो गए, उन लोगों ने माइलस्टोन क्रिएट किया। लेकिन जो लोग समय में परिवर्तन के साथ साथ व्यापार में परिवर्तन नहीं कर सके, वो मार्केट से ऑब्सोलेट हो गए, आउट ऑफ द मार्केट हो गए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नोकिया। नोकिया जैसी कंपनी, जो सबसे पावरफुल मोबाइल फोन बनाती थी, केवल समय में परिवर्तन को ना भाप के वो आउट ऑफ मार्केट हो गई। वेरी गुड। कोई कह रहे हैं कस्टमर से मिलते रहना पड़ेगा। किसी ने कहा कि फेस टू फेस मीटिंग करनी होगी, पार्टिसिपेट करना होगा एग्जीबिशंस में, ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी होगी। ग्रेट। लॉन्च करने पड़ेंगे नए नए प्रोडक्ट्स। अग्रवाल साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं। ग्रेट। कनेक्टिंग रहना होगा लोगों से, व्यापार से, इंडस्ट्री से। वेरी गुड। एक दो बातें और बताएं, फिर मैं आपको इसको डिफाइन करके बताता हूं। देखिए, अपनी प्रेजेंस को बनाए रखने के बहुत सारे फार्मूले हैं। डिपेंड करता है कि हमारी इंडस्ट्री पर कौन सा फार्मूला इंप्लीमेंट होगा, कौन सा ऐसा सटीक तरीका होगा जिससे हम इंडस्ट्री में बने रहेंगे और हमारी प्रेजेंस बनी रहेगी। अग्रवाल साहब ने कहा कि इनोवेट करते रहें, नए नए प्रोडक्ट, नई नई सर्विसेज, नई नई चीजें, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें, नए प्रोडक्ट लॉन्च करें, फेस टू फेस मीटिंग करें। आज मैं आपको थोड़ा सा डिफाइंड चैप्टर बताता हूँ। वो डिफाइंड चैप्टर है कि नंबर 1, अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस जरूर बनाएं। अब ये ऑफलाइन प्रेजेंस को अगर डिफाइन करें तो वो क्या है। नंबर 1, आपके कैटलॉग, आपके ब्रोशर्स, आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये हमेशा आपके पास होनी चाहिए, इंक्लूडिंग विजिटिंग कार्ड्स। आपके पास ऑफलाइन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, जो व्यक्ति विशेष से जाकर मिलें, आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराएं, आपकी सर्विसेज के बारे में बताएं, और सामने वाले व्यक्ति को अवगत कराने के बाद कोशिश करें लीड जनरेशन की। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि आपकी ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऑफलाइन प्रेजेंस के बहुत सारे उदाहरण हैं। पार्टिसिपेट इन ट्रेड एग्जीबिशंस, जितनी भी ट्रेड एग्जीबिशन आपकी इंडस्ट्री की हों, उनमें पार्टिसिपेट करें। भारत सरकार का एक उपक्रम है आईटीपीओ, इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका सबसे बड़ा काम है, इसका सबसे बड़ा काम है व्यापारियों को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक क्षेत्र, एक एरिया उपलब्ध कराना, वहां पर उनको एग्जिबिट कराना, और पूरे भारतवर्ष से नहीं पूरे विश्व से लोगों को उस एग्जीबिशन में इनवाइट करना, ताकि लोग एक साल में जितने ग्राहक से मिलते हैं उतने ग्राहक केवल 3 से 4 दिन की एग्जीबिशन में मिल सकें। ऑफलाइन प्रेजेंस का तरीका है सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में जाना, बिजनेस मीटिंग्स में जाना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बवाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना, अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करना। और अग्रवाल समाज के लोग, भिवानी मैत्री परिवार संघ के लोग, और काफी सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग विज्ञापन के माध्यम से, अपनी प्रेजेंस के माध्यम से, अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से लोगों में अपनी प्रेजेंस बनाए रखते हैं। एक मेरा रिक्वेस्ट और है, एक बार हर व्यक्ति अपना बिजनेस का ब्रांड और ये उसके महेश्वरी प्रोडक्ट्स के है, बारे में चैट बॉक्स में मोटिवेटर जरूर है। लिखें। पहले मोटा था मेरे से भी ज्यादा। अच्छा, अब ऐसा हो गया पतला दूल्हा और चैट स्मार्ट। बॉक्स में एक अब बार सिर्फ वो अपनी खाता है कंपनी का नाम फ्रूट्स, सैलेड। और अपने प्रोडक्ट के बारे में 2 या 3 लाइन जरूर लिखें। जैसे मैं कहता हूं, हम लोग, अच्छा स्टील स्क्रैप, ग्रेट। अब देखिए, जैसे ही सर आपने स्टील स्क्रैप लिखा, मेरा कनेक्ट आपसे बन गया। क्यों? क्योंकि मेरी स्टील इंडस्ट्री है, हम लोग स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, माइल्ड स्टील के प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो तुरंत, मेरे पास स्क्रैप बहुत सारा होता है या मुझे कई बार स्क्रैप चाहिए होता है, तो आपस में ट्रेड कर सके। महादेव जिंदल जी ने लिखा स्टील स्क्रैप।
एक श्री राम उद्योग के नाम से कंपनी है, तो हम लोग मॉड्यूलर किचन में हैं। हमेशा जहां भी जाएं अपने व्यापार के बारे में बात जरूर करें। ग्रेट। और लोग बताएं किस किस का क्या व्यापार है। ओके, स्वागत सूट चांदनी चौक, ग्रेट। होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टिच एंड रेडीमेड सूट्स का। तो हमारे ही समाज में इतने सारे कार्यक्रम होते हैं या इतने सारे लोगों के स्टोर्स होते हैं, आपस में अपने व्यापार को जरूर इंट्रोड्यूस करें। ग्रेट। बाकी सभी लोग बताएंगे तो हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के बिजनेस के बारे में जान पाएगा। ग्रेट। बैग्स, फैब्रिक्स, राइस बैग्स, बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रियल आप स्टिचिंग करते हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप लोग हैं, गौतम साहब हैं, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है। तो हर व्यक्ति अपने बिजनेस को जरूर डिफाइन करे। इसी को बोलते हैं ऑफलाइन प्रेजेंस। हर व्यक्ति जो एक दूसरे को जानता है वो एक दूसरे के व्यापार के बारे में जाने। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, पार्टिसिपेट इन सोशल कम्युनिटी। नॉट ओनली फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, वहां तो लोग जाते ही हैं व्यापार के लिए, लेकिन सोशल कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करके भी आप अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस बना सकते हैं। ग्रेट। जैसे आप देखिए लिखा सर ने कि प्लास्टिक टॉयज, ग्रेट, अभी मैं टॉयज का एग्जांपल ले रहा था। बैग मेकिंग कंपनी, वेरी गुड। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप सामाजिक संस्थाओं में जाते हैं तो आपका एक नेटवर्क बिल्ट होता है, और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ट होने से आपके बिजनेस रिलेशन भी बिल्ट होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि ये तो भाई जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, यहाँ जाके तो भगवान श्री कृष्ण को याद करेंगे ही करेंगे, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने भाव समर्पित करेंगे। लेकिन वहां जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपका नेटवर्क बनता है। रामलीला हो गई, सरकारी पब्लिक इवेंट्स हो गए, दिवाली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, 26 जनवरी, 15 अगस्त, इतने सा। भारत तो एक फेस्टिवल्स का देश है। यहाँ पर जितने फेस्टिवल होते हैं वो हर फेस्टिवल अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी होता है लोगों से आपस में मिलना, उनको अपने कार्ड शेयर करना, अपने थॉट प्रोडक्ट कैटलॉग शेयर करना और उनके साथ बिजनेस करना। इसके अलावा बहुत सारी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस मीट ऑर्गेनाइज करती हैं, जिनमें एक सबसे बड़ा नाम भिवानी मैत्री परिवार संघ जो है, वो बिजनेस की पाठशाला के नाम से जब बिजनेस मीट ऑर्गेनाइज करता है तो यहाँ हर व्यक्ति को पता है कि हम बिजनेस की बात करेंगे, बिजनेस में ग्रोथ की बात करेंगे, आपस में व्यापार करने के लिए एक दूसरे के व्यापार को इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जहां आप अपने बिजनेस के बारे में लिखें। आज भी कम्युनिटी में अभी इस समय ऑनलाइन में इतने सारे लोग हैं, उसके बावजूद केवल 4-5 चीजें जैसे इंश्योरेंस इंडस्ट्री, प्लास्टिक टॉय इंडस्ट्री, पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और अभी एक स्टील स्क्रैप इंडस्ट्री, लेकिन इंडस्ट्रीज और ज्यादा है। लोग हिचकिचाते हैं अपने व्यापार के बारे में बताने के लिए। ध्यान रखेगा, व्यापार करने के लिए लोगों का साथ चाहिए, और लोगों का साथ न केवल व्यापारिक संस्थाओं से आता है बल्कि सामाजिक संस्थाओं से भी आता है। उसके बाद सबसे स्ट्रांग जो है वो है ऑनलाइन प्रेजेंस। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो विषय भी ऑनलाइन प्रेजेंस के माध्यम से हो पा रहा है। मुझे शायद काफी सारे लोग जानते हैं एज ए यूट्यूबर, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, एज ए बिजनेस कोच, बट इन रियल लाइफ आई एम ए इंडस्ट्रियलिस्ट, आई एम मैन्युफैक्चरर, आई एम ए ट्रेडर, आई एम एक्सपोर्टर। लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्रेजेंस से भी आपके व्यापार को बहुत अधिक उपलब्धि मिलती है। इसमें दो तरह की ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई, एक आपकी पर्सनल ब्रांडिंग और दूसरा आपके बिजनेस प्रोडक्ट या ब्रांड की इंफॉर्मेशन। जब आप पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करते हैं तो हर जगह वो ब्रांडिंग आपकी भी होती है, आपके प्रोडक्ट की भी होती है। जैसे आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखें, तो जब भी वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी के बड़े लीडर के रूप में भी बात करते हैं। तो वो व्यक्तिगत रूप पर जब प्रधानमंत्री के रूप में बात करते हैं तो सामूहिक रूप में वो कहीं ना कहीं बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उस तरह से जब एक व्यापारी, एक सफल व्यापारी अपने बारे में बात करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने ब्रांड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो सही समय होता है अपने ब्रांड को उन लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन में ऑनलाइन प्रेजेंस आज के समय पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो या तो ऑब्सोलेट हो जाएंगे या आउट ऑफ द मार्केट हो जाएंगे। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं की तो उनका व्यापार या तो बंद होने के कगार पर आ गया या बिल्कुल बंद हो गया। ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब है फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, गूगल, वेबसाइट के जरिए। ये 7 ऐसे पैरामीटर हैं, यदि यहां पर थोड़ी थोड़ी प्रेजेंस हम बनाना शुरू करें तो आने वाले समय में आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग होगी। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है
जिन जिन लोगों की कंपनी की वेबसाइट है वो वेबसाइट जरूर टाइप करें, ताकि जब ये वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद कहीं भी अपलोड हो तो आपके बिजनेस की वेबसाइट के बारे में लोगों को पता लगे और वो वेबसाइट लॉगिन करके डायरेक्ट आपके व्यापार के बारे में जान सके। चैट बॉक्स में जिस जिसके पास वेबसाइट है वो वेबसाइट जरूर यहाँ डालें। फेसबुक लिंक है, फेसबुक लिंक डालें। व्हाट फेसबुक लिंक के साथ साथ अगर उनका इंस्टाग्राम हैंडल है वो भी डालें। यस, ग्रेट। अशोका पॉली, यस। अब यहां पर होने का मतलब है कि भिवानी मैत्री परिवार संघ के इस कार्यक्रम में जो आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो आजीवन के लिए आपकी वेबसाइट को हमेशा उसमें रखने वाली है। सो दिस इज द वे हाउ वी एडवर्टाइज आर डिजिटल, अपना प्लेटफॉर्म कैसे एडवर्टाइज करते हैं। इसके अलावा फेसबुक जैसी कंपनी ने एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि यदि आप फेसबुक पर फेमस नहीं हैं तो आप फेसबुक का मेटा एड चलाकर आप फेसबुक का मेटा एड चलाकर आसानी से लीड जनरेट कर सकते हैं। ऑन एवरेज हमारी कंपनी में 100 से 150 लीड पर डे फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से अब हम लोग प्राप्त करते हैं। और जिसको इस बात पर डाउट हो वो फेसबुक पर जाकर लिखे डॉक्टर अमित माहेश्वरी या मेटास लाइफस्टाइल या काइबेक्स एलिवेटर, हम लोग लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी हैं। तो हमने सबसे पहले अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को बनाया। जब ऑनलाइन प्रेजेंस स्ट्रांग होती है तो आप हर व्यक्ति के मोबाइल फोन तक पहुंचे होते हैं। तो ऑनलाइन प्रेजेंस में काफी सारे प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल और इसके साथ साथ आपकी वेबसाइट। इसके अलावा आज बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको नॉमिनल चार्जेस पर मार्केटिंग करने का मौका देती है, जैसे इंडिया मार्ट। जो लोग बी टू बी बिजनेस में, उनको पता है इंडिया मार्ट कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है उनके व्यापार में लीड्स लाने के लिए। ट्रेड इंडिया, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर इंडिया, अलीबाबा और गूगल एड, ये 5 ऐसे जरिया हैं जिससे हम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लीड जनरेट कर सकते हैं। और मैं ईश्वर को साक्षी मान के बात कह रहा हूं कि जो भी बात मैं कहूंगा केवल और केवल वही करूंगा जिसको मैं अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करता हूं। आप में से काफी सारे लोग हैं जो फेसबुक पर हमारी ऐड ऑलरेडी देखते होंगे, चाहे वो मेटास किचन की हो, चाहे काइबेक्स एलिवेटर की हो, या पर्सनल ब्रांडिंग के माध्यम से हाय मैं मेरे खाइला वीडियोस बाबा। आपको दिखते होंगे। तो ऑनलाइन प्रेजेंस जरूर बनाएं। ऑनलाइन प्रेजेंस ही आपको नेक्स्ट लेवल लेकर जाने वाली है, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है आप में से 70% लोग ऐसे होंगे कि जब मेरा नाम अनाउंस हुआ होगा कि डॉक्टर अमित माहेश्वरी को हम लोग बुलाएंगे, उन्होंने गूगल पर जाकर एक बार जरूर सर्च किया होगा कि है कौन ही डॉक्टर अमित माहेश्वरी। इसका मतलब यदि आपके बारे में कोई सोच रहा होगा तो गूगल पे आपके बारे में सर्च करेगा, प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में सर्च करेगा, तो जो इंफॉर्मेशन वहां से आएगी उसके आधार पर निर्णय लेगा कि आपसे मिलना है या नहीं मिलना है, या कब मिलना है, कहाँ मिलना है, सारी जानकारी। तो गूगल प्रेजेंस, डिजिटल प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस। इसके अलावा आज बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको लीड जनरेट करके डायरेक्ट देती हैं। सुलेखा.com, justdial.com, ये 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो केवल टेलीफोनिक लीड आपको देती हैं। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर जाकर आपको सर्च करेगा, जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा, कोई यूट्यूब पर देखेगा। कुछ लोगों को आज भी हैबिट है, कोई भी चीज चाहिए 10 बार 8 मिलाया, जस्ट डायल को कॉल किया। और जस्ट डायल केवल उन लोगों की इंफॉर्मेशन देता है जो या तो जस्ट डायल पर फ्री रजिस्टर होते हैं या जस्ट डायल के पेड मेंबर होते हैं। पहले तो पेड मेंबर को देता है। तो जितने प्लेटफॉर्म्स को आप अपनी कंपनी में आने का मौका देंगे या अपनी कंपनी को जितने प्लेटफॉर्म्स पर ले जाने का मौका रखेंगे, उतना ज्यादा लीड जनरेट करेंगे। और आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में सबसे बड़ी पावर डेटा की पावर है। जिसके पास डेटा है वो उस डेटा के हिसाब से अनुमान लगा सकता है कि मेरी कितनी लीड जनरेट होगी, मैं कितने लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाऊंगा, कितना सेल्स का वॉल्यूम जनरेट करूंगा, कितना व्यापार को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट है इंप्रूव योर कस्टमर एक्सपीरियंस। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं 2 सिम कार्ड के बारे में बात करूं तो आप अपने आप समझ जाएंगे दोनों में से बेहतर कौन है। 3 के बारे में बात करता हूं, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल। आप मुझे बताएं इन तीनों में से आपको सबसे बढ़िया कौन सा लगता है। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल। चलो एक और जोड़ता हूं, जियो। आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन और जियो। यस, यस, प्लीज प्लीज टेल। फिर मैं एक बहुत बहुत साइकोलॉजिकल आपको एक बात बताऊंगा, आप कहेंगे माहेश्वरी जी मजा आ गया इस बात को समझ के। ध्यान रखिएगा, आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन और जियो।
जब इन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं ना, जब इन प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ वही नियम लागू होता है जो नियम सभी इस सृष्टि पर, हर व्यक्ति पर लागू होता है। क्या? PQB, प्राइस कॉन्शियस मार्केट, क्वालिटी कॉन्शियस मार्केट, ब्रांड कॉन्शियस मार्केट। फ्यू ऑफ द पीपल आर चेकिंग कि भाई किसका रिचार्ज सबसे सस्ता पड़ता है और कॉलिंग वैल्यू ठीक है। कुछ लोग क्वालिटी चेक करते हैं कि नहीं, मुझे ये देखना है कि मेरा सिग्नल कहाँ कहाँ पर बेस्ट आता है। और कुछ लोग ये चेक करते हैं, नहीं, मुझे पर्टिकुलर एयरटेल से काम करना है, आई एम एयरटेल कस्टमर। तो यहाँ भी तीन तरह के ग्राहक अपने आप बढ़ जाते हैं: प्राइस कॉन्शियस, क्वालिटी कॉन्शियस एंड ब्रांड कॉन्शियस। तो हमें ये डिफाइन करना है, किसी का मार्केट शेयर कुछ भी हो, हर व्यक्ति का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अलग होता है और उसके तीन ही तरीके होते हैं: प्राइस कॉन्शियस, ब्रांड कॉन्शियस और क्वालिटी कॉन्शियस। नेक्स्ट है बिल्ट स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स। अब कुछ लोगों को लगेगा कि मेरे व्यापार में, जिसको चलाते हुए हमारी 3 जनरेशन हो गई या 2 जनरेशन हो गई, या मैंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय दे दिया, मैं पार्टनरशिप्स क्यों करूं? फ्रेंड्स, पार्टनरशिप्स का मतलब केवल वो व्यक्ति नहीं जो आपके व्यापार में पार्टनर के रूप में आएगा। पार्टनरशिप इज अ वाइड डेफिनेशन। व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप का मतलब है व्यापारिक पार्टनरशिप। लाइक अपने बिजनेस में डीलर नेटवर्क बनाना, अपने बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाना, अपने व्यापार में C&F बनाना, सुपर स्टॉकिस्ट बनाना। मतलब अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चेन डेवलप करना भी एक तरह की पार्टनरशिप है, कि आपका प्रोडक्ट, सामने वाले व्यक्ति का पैसा, आपके द्वारा सप्लाई और उसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपने बिजनेस में डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट बनाकर भी हम व्यापार को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। और जितने ज्यादा पॉइंट्स ऑफ सेलिंग होते हैं, उतना ज्यादा सेल्स का वॉल्यूम बढ़ाना आसान होता है। एक संत महात्मा की बात सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा कि जब नदी में कंकड़ फेंकते हैं, वो साहब, जब नदी में कंकड़ फेंकते हैं तो वो कंकड़ जहां पर गिरता है वहां सबसे अधिक हलचल होती है, वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन धीरे 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 करके समाप्त हो जाती है। लेकिन यदि नदी में आप अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कंकड़ फेंकेंगे तो हर दिशा में एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगी। इसका मतलब जितने ज्यादा सेंटर पॉइंट आपके पास होंगे, उतना ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा। और ये बात तो मैं 1999 में समझ गया था। मैंने फ्रेंचाइजी बिजनेस किया, डीलरशिप बिजनेस किया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस किया। आज मेरे पूरे भारतवर्ष में 150 डीलर सेंटर हैं, 18 से ज्यादा फ्रेंचाइजी सेंटर हैं, 4 से ज्यादा स्टॉकिस्ट हैं। मेरी स्मॉल स्केल कंपनी मेटास ओवरसीज लिमिटेड बनी। और जो बात मैं शब्दों के माध्यम से बोल रहा हूं, आप गूगल पर जाकर चेक करना, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मेटास ओवरसीज लिमिटेड, वैल्यूएशन ऑफ मेटास ओवरसीज लिमिटेड, आपको पता चलेगा कि मैं किस लेवल की वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहा हूं। मैं इसको डिजिट में डिफाइन नहीं कर रहा, आप चेक कीजिएगा खुद जाकर। तो पार्टनरशिप्स हमें करनी है, और वो पार्टनरशिप्स आपके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F, सुपर स्टॉकिस्ट या फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से हो सकती है। वो पार्टनरशिप ग्लोबल पार्टनरशिप हो सकती हैं। आप भारत में माल बेचते हैं, आपने चाइना से किसी से पार्टनरशिप की और चाइना में आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, या चाइना का प्रोडक्ट आपके देश में बिक रहा है, उन्होंने आपसे पार्टनरशिप की। आज पूरा विश्व व्यापार करने के लिए खुला है। समस्या केवल ये है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि जब मैं अपने राज्य से दूसरे राज्य में माल नहीं बेच पा रहा, तो मैं विदेश कैसे बेचूंगा। ध्यान रखिएगा, माल आपकी यूनिट आपके सेटअप से बिकने से लेकर दूसरे के यहां पहुंचने तक का बीच का जो समय है, वो है ट्रांसपोर्टेशन का समय। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्टर की है। यदि मान लीजिए आप वजीरपुर में हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बेचा शालीमार बाग में, तो आपको लगेगा पास में बेचा है, नहीं, आपने एक जगह पर बेचा, दूसरे बायर को बेचा, बीच का जो डिस्टेंस है वो ट्रांसपोर्टर का है। तो ट्रांसपोर्टर को अपना काम करने दें, आप एक जगह से बेचें, वो प्राप्त करने वाली जगह कुछ भी हो, बीच का डिस्टेंस ट्रांसपोर्टर का है, उसका काम उसको प्ले करने। इसके अलावा इन्वेस्टर्स, आज जितने बड़े प्लेयर्स की हम बात करेंगे, वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट करते हैं, अपने बिजनेस का प्लान दिखाते हैं, बिजनेस का प्रपोजल दिखाते हैं, अपनी पास्ट परफॉर्मेंस बताते हैं, और भविष्य में क्या करेंगे इसके बारे में बताकर अपने इन्वेस्टर्स को इनवाइट करके उनके फंड के माध्यम से बिजनेस का नया सेटअप लगाते हैं, नई एसेट्स खरीदते हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं, नई यूनिट्स बनाते हैं और प्रोडक्शन करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ज्वाइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन। ज्वाइंट वेंचर का मतलब है कि दो लोग मिलकर किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए
पार्टनरशिप करने। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कई जगह फ्लाईओवर जब बनते हैं वो ज्वाइंट वेंचर होते हैं, जैसे टाटा एंड एल। टाटा ने एल के साथ ज्वाइंट वेंचर किया और वो फ्लाईओवर बनाया। जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, अब वो किसी और प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। जैसे हम लोग संस्थाओं में करते हैं कि भिवानी मैत्री परिवार संघ ने एमएसएमई के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया। दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर, कि दो लोग मिले, एक कार्यक्रम किया, कार्यक्रम कंप्लीट, दोनों अपने अपने घर, दोनों संस्थाएं अलग हैं। जब दो बड़े ग्रुप मिलकर आपस में व्यापार करते हैं तो उसको ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। लेकिन जब दो बड़े ग्रुप मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसको कोलैबोरेशन कहते हैं। आज स्मॉल स्केल पर बिल्डर भी कोलैबोरेशन कर रहा है। छोटे छोटे फ्लोर्स बनाने वाले लोग जिनके पास जगह है लेकिन पैसे नहीं है, बिल्डर जिसके पास जगह नहीं है लेकिन पैसे हैं, मिलकर कोलैबोरेशन करते हैं कि जमीन आपकी, पैसा हमारा, मिलकर बनाएंगे और जो फ्लोर बेचेंगे उसमें जो प्रॉफिट होगा उसका एक शेयर बिल्डर ले जाएगा। तो पावर ऑफ कोलैबोरेशन जो है वो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकती है। आपके प्रोडक्ट, आपके प्लांट, आपकी मशीनरी से कौन सा नया प्रोडक्ट किसी और का बन सकता है, अपने प्लांट को उपलब्ध कराएं कि यहां पर हम ज्वाइंट वेंचर करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। आज हम लोग, हमारी कंपनी मेटास ओवरसीज लिमिटेड, रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, इनके वेंडर्स के साथ ज्वाइंट वेंचर करके इनके लिए प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। आज रिठाला मेट्रो स्टेशन से लेके और 30 हजारी मेट्रो स्टेशन तक अगर आप जाते हैं तो जितनी भी जगह आप इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि अगली मेट्रो कहाँ आने वाली है, अगला समय क्या है, मेट्रो कब आएगी और अगला स्टेशन कौन सा है, वहां पर जितने भी एलईडी टीवी आप देखते हैं वो सारे मेरे प्रोडक्शन यूनिट पर बनते हैं। और इस समय तो 30 हजारी से आगे वाला जो बेल्ट है वहां पर इंस्टॉलेशन चल रहा है। लेकिन मैं डायरेक्ट मेट्रो को लीड नहीं करता, डायरेक्ट मेट्रो को फीड नहीं करता। मैंने कोलैबोरेशन किया उस कंपनी के साथ जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है मेट्रो के लिए काम करने का। हैंड्रिक लिमिटेड के साथ हमने ज्वाइंट वेंचर किया और उस कोलैबोरेशन के साथ हमने बिजनेस करना शुरू किया। हम डायरेक्ट एयरपोर्ट पर काम नहीं करते, लेकिन जो कंपनीज, जो कॉर्पोरेट्स एयरपोर्ट के लिए काम करती हैं, हम उनके लिए काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर। ठीक उस तरह से काइबेक्स एलिवेटर यूएसए की कंपनी है, इंडिया में वो कंपनी आना चाहती थी और हम भी लिफ्ट का बिजनेस करना चाहते थे, तो हमने यूएस टेक्सास की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया और कोलैबोरेशन करने के बाद यहाँ इंडिया में प्रोडक्शन शुरू किया। वो इंडिया में सेटअप नहीं लगाना चाहते थे और हम विदेश नहीं जाना चाहते थे, तो उनको यहाँ बुलाया, सेटअप हमारा इस्तेमाल हुआ, उन्होंने मतलब सर्वे किया और हमें अप्रूव किया। आज पूरे भारतवर्ष में काइबेक्स एलिवेटर के नाम से हम लिफ्ट्स बनाते हैं, एएमसीज देते हैं, लिफ्ट को इंस्टॉल करने के साथ साथ उसका मैनेजमेंट संभालते हैं, नई लिफ्ट लगाने के साथ रिनोवेशन करते हैं। तो ये काइबेक्स एलिवेटर में, दैट्स द पावर ऑफ ज्वाइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन। जब ब्रांड को हम लेकर आए तो हमने ज्वाइंट वेंचर किया और कई जब उनका इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में आया तो हमने कोलैबोरेशन किया। ग्लोबल मार्केट रिसर्च करना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है। हमको ये जान के आश्चर्य होगा, हर वो प्रोडक्ट या हर वो सर्विस जो हम देते हैं वो ग्लोबल मार्केट में भी बिकती है। अज्यूम कीजिए आपका कोई भी एक प्रोडक्ट और अज्यूम कीजिए कोई भी देश, कि क्या उस देश में उस तरह के प्रोडक्ट नहीं बिकते होंगे? बिकते हैं। जरूरत है केवल ग्लोबल जाने की, और ग्लोबल जाने के लिए जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल मेथड है, हम लोग ऑल इंडिया मार्केटिंग करने के लिए बैग उठाते हैं, सैंपल रखते हैं, अलग अलग राज्यों में जाते हैं। आज कहीं किसी राज्य में जाने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन प्रेजेंस के माध्यम से, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने प्रोडक्ट की जानकारी वहां तक पहुंचाएं, और जब प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचेगी तो बायर आपको सर्च करेगा, आपसे बात करेगा। और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रोडक्ट दिखाया जाता है, सैंपल यहाँ से प्रोडक्ट किया बड़े जाता है। नाजुक हैं यार ये कौमुदीप भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए हर वो प्रयास करें जो प्रयास आपके बिजनेस को हाँ आगे भाई, बढ़ाने की हम हमेशा मदद करेगा। एक बार रिकॉल करके अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन ध्यान रखिए ये डिपेंड करता है कि यदि आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तभी सब कुछ संभव है। तो मैंने आपको बताया, डिफाइन योर क्लियर विजन एंड गोल। अपने विजन और गोल्स को डिफाइन करें, लक्ष्य को हमेशा निर्धारित करें। मैं हमेशा अपनी कविताओं के माध्यम से बोलता हूं वाले फ्लैट लिए इसीलिए। कि समय कि ये देखिए पीछे यहां पर लिखा हुआ है कि लक्ष्य कठिन हो, ये यहां पर आप देखेंगे ऊपर ये लगा हुआ पोस्टर, ये रहा। लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है, लक्ष्य कठिन हो तो पाने में मजा आता है, हिम्मत की हद से टकराने में मजा आता है, और समंदर की अथाह गहराई पसंद है मुझे, और आसमान की अनंत ऊंचाई पसंद है मुझे।
समयबद्धता के साथ जीत जाने में मजा आता है। व्यापार के गोल यदि डिफाइंड हैं, लिखित हैं, बड़े हैं, कठिन हैं, समयबद्धता के साथ हैं, तो आप उनको जरूर हासिल करेंगे। और जब लक्ष्य हासिल करते हैं तो समस्याएं आती हैं, बड़ा विजन बनाते हैं तो समस्याएं आती हैं, लेकिन जो लोग समस्याओं से नहीं घबराते वही जीवन में माइलस्टोन खड़ा करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हर रात ख्वाबों में, प्रमोद साहब, ये बड़ी प्यारी लाइन मेरी लिखी हुई कविता है और ये वायरल सॉन्ग भी है कि हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे, जो दिन में टूटा करते हैं। कहते हैं ना भाई, ये टारगेट बनाते हैं, अचीव नहीं होता, टूट जाता है, लेकिन घबराते नहीं है। कि हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे, जो दिन में टूटा करते हैं। उस चंद घड़ी के सहारे से, कब? जब सपना देखा था। उस चंद घड़ी के सहारे से जीता हूं दिन के उजियारों में, और सपनों की बात किया करता हूं हर सड़क गली चौबारों में। कहते ना, प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, क्या हुआ? क्या बात है वैसे सर। भी कौन सा, हर तीन में से तीनों ग्राहक डील हो जाते हैं। सपनों की बात किया करता हूं हर सड़क गली चौबारों में, आंसू तो मेरे सूख चुके। भाई कितना रोएंगे यार, 10 में से एक डील होती है। आंसू तो मेरे सूख चुके, हंसने की चाहत गई नहीं, हर राह भटक कर कहती है तेरी हस्ती है कहीं नहीं। पर सपनों का मालिक दिल, अरमानों का मालिक दिल कहता है मत रो ए नादा मन, मंजिल तुझसे है दूर सही, पर तू मंजिल से दूर नहीं। जब मंजिल वो मिल जाएगी, ये दुनिया जश्न मनाएगी, आकाश पे होंगे कदम तेरे, शोहरत तुझको मिल जाएगी। हर रात ख्वाबों में, सपनों के बहकावों में जुड़ जाते वो अरमान मेरे, जो दिन में टूटा करते हैं। बहुत सुंदर निधि, बहुत सुंदर। लक्ष्य मजबूत होना चाहिए, हासिल करने के लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सन 2014 में भिवानी मैत्री परिवार ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया सुरुचि भोज में, और उस सुरुचि भोज के प्रोग्राम में जब मैं एज अ स्पीकर आया, आज से 2025 चल रहा है, मैं 11 साल पहले की बात कर रहा हूं। उस समय मेरा बॉडी वेट 102 किलो हुआ करता था। आप भिवानी मैत्री परिवार संघ के फेसबुक पेज पर जाएंगे, 2014 के उठाएंगे, तो 102 किलो का बंदा, इतना बड़ा चेहरा, गर्दन और इसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। और जो बात मैं आपको बोल रहा हूं वो एक फोटो के माध्यम से दिखाता हूं। सी दिस, भिवानी मैत्री परिवार में कार्यक्रम करते समय उस समय का ये ऑरा और ये चेहरा है। लेकिन मैंने निर्णय लिया कि लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, बॉडी को चेंज करेंगे, और चेंज करने की इस चाहत में जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने ये लेवल अचीव किया, ये 6 पैक एब्स। तो कहते हैं ना कि जो आप पाना चाहते हैं उसको पाने की चाहत में यदि शिद्दत से लग जाएं तो पूरी कायनात आपकी मदद करने के लिए तैयार होती है। देख लीजिए, आप आपके सामने दोनों प्रूफ। तो ये भिवानी मैत्री परिवार संघ में 14। 2014 में जब हमने कार्यक्रम किया तब का है, और ये इस तरह का है। तो लक्ष्य बड़े होने चाहिए, तगड़े होने चाहिए, कठिन होने चाहिए, हासिल करने में घोड़े खुल जाए ऐसे होने चाहिए, तब तो लगेगा कि कुछ अचीवमेंट हासिल की है। इसीलिए मैं फिर कहता हूं कि ठान कर देखो हृदय में, ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत वायरल सॉन्ग है मेरा, कि ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। जब मेरी छोटी सी फर्म थी ना, मैं सोचता था पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा, आईपीओ लेकर आऊंगा, शेयर होल्डर्स बनाऊंगा, इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करूंगा। तब वो लोग जिनको मैं कहता था वो कहते थे अरे यार कहाँ बच्चों वाली बातें करते, ये तो कॉर्पोरेट्स का काम है। कि ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। याद रखो जो कर्म करेगा, याद रखो जो कर्म करेगा, भाग्य उसका दास है। मांग मत ईश्वर से, तेरा भाग्य तेरे पास है। और लक्ष्य ऊंचा साध लोगे तो तीर ऊंचा जाएगा, और कामना छोटी करोगे तो हाथ कुछ ना आएगा। इसलिए ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं। और अंतिम बात, तुमने सोचा ना किया तो, आपको कई बार विजुलाइज होता है, हाँ यार ये बात तो मैं सोच रहा था, इस बंदे ने जो किया है तो मेरे पास आइडिया आया था पहले। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो ये काम हो रहा है ये यार ये आइडिया तो मेरा था, जबकि मैंने किसी को बताया नहीं। तो सृष्टि का एक ऐसा आशीर्वाद है कि जो बात आप सोच रहे होते हैं वो सब जगह हो रही होती है। याद रखो, तुमने सोचा ना किया तो कोई और कर जाएगा, और सपना ये मेरा ही था बस, मन में पछतावा रह जाएगा। इसलिए ठान कर देखो हृदय में, काम कोई मुश्किल नहीं। और तुम कभी भी ये ना सोचो नहीं ये मुमकिन नहीं।
लास्ट बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। पॉइंट रिकॉल करता हूं। नंबर 1, अपने क्लियर गोल डिफाइन करें, उन्हें लिखें, समयबद्धता के साथ बनाएं। अपने कस्टमर का टारगेट का बहुत कुछ अच्छे से ध्यान रखें, टारगेट बनाएं और ये देख लें कि कंज्यूमर की नीड क्या है, बिहेवियर क्या है और उसका पेन पॉइंट क्या है। और आपके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बायर कौन है, प्रोडक्ट यूजर कौन है, और प्रोडक्ट यूजर के साथ साथ आपके प्रोडक्ट में डिसीजन मेकर कौन है। यदि ये 3 बातें आप ध्यान रखेंगे तो राइट कस्टमर तक पहुंचेंगे। अपने बिजनेस को ऑनलाइन, ऑफलाइन और सोशल कम्युनिटी के जरिए आगे लेकर आए। ध्यान रखिए, अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस और बढ़िया करें, चाहे डिस्प्ले सेंटर बनाना पड़े या प्रोडक्ट सैंपलिंग करनी पड़े। अपने बिजनेस में स्ट्रेटेजिकल पार्टनर बनाएं, चाहे ज्वाइंट वेंचर करें, कोलैबोरेशन करें, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाएं, फ्रेंचाइजी बनाएं, ज्वाइंट वेंचर, शेयर होल्डर, ग्लोबल मार्केट में जाएं, इन्वेस्टर्स मीट करें, नई टीम पर इन्वेस्ट करें। क्योंकि कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने व्यापार में लोगों को बना पाएगा, वो लोग उनके व्यापार को बनाएंगे। मैन, मनी, मशीन। दोबारा बात बोलता हूं, मैन, मनी, मशीन। यदि आप मशीन को फोकस करेंगे तो वो मशीन एक निर्जीव वस्तु है, कभी भी डेड हो सकती है। अगर आप मनी को फोकस करेंगे तो वो मनी कभी भी कहते हैं ना, पैसा हाथ की मैल है, आना जाना धन है। लेकिन जो लोग मैन को फोकस करेंगे, मैन पावर को फोकस करेंगे, तो आप जब मैन पावर को फोकस करेंगे तो आपके द्वारा मैनेज की हुई मैन पावर आपकी मशीन्स को मैनेज करेगी। और आपके द्वारा अगर मशीन्स मैनेज होती हैं, मैन पावर के जरिए मशीन मैनेज होती हैं, तो मनी आना बहुत आसान हो जाता है। तो मैन, मनी, मशीन में फोकस सबसे पहले मैन पर करें, तो मनी और मशीन लगातार आपके साथ आएगी। और यही बात कि आप जीवन में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहें। आज 11 साल बाद भी भिवानी मैत्री परिवार इतना, मतलब मुझे 11 साल हो गए, वैसे तो और पहले से परिवार है, लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। आप राजेश चेतन जी के सानिध्य में और बाकी समस्त टीम के साथियों के साथ आप इतने बेहतरीन कार्यक्रम करते हैं। मैं हृदय की गहराइयों से आपका साधुवाद भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ कि हमेशा इसी तरह से समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के द्वारा दिए हुए समय का। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया संडे के दिन, उसके लिए मैं ईश्वर से आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आपके व्यापारिक सामाजिक ग्रोथ की कामना करता हूं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।